सो सेल थ्योरी में हमने इतना चीज़ बात कर लिया था कि सेल थ्योरी में स्केवान और थियोडोर स्केवान और वर्चू और स्क्लेडन, इन तीनों ने मिलकर जो सेल थ्योरी दिया था उसको कॉम्पोस्ट फॉर्म में इधर पे भी दिया हुआ है। जैसे कि देखो, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्पोज्ड ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्पोज्ड ऑफ सेल्स, एक स्टेटमेंट और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और 3 नंबर जो वर्चू ने आके दिया था, तो इधर पे दिया है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर ओवरव्यू ऑफ सेल में हम देखेंगे तो सेल को मैंने भी पहले बोला है कि सेल को टेक इट एज एन इंडस्ट्री, राइट, इंडस्ट्री की तरह ले लो। इंडस्ट्री में जैसे कि देखो, ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वैसे भी सेल में ही भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स इन द सेंस हमारा बॉडी पूरा सेल से ही बना होता है, तो इसलिए भी जैसे कि ये देखो, ये मुकेश अंबानी का एक कंपनी है, तो उसमें देखो जैसे कि ये एक उनका एक बाउंड्री, मतलब इंडस्ट्री में एक बाउंड्री होता है, तो सेल में भी बाउंड्री होता है एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें हर एक डिपार्टमेंट होता है दैट वर्क्स, दे हैव डिवीजन ऑफ लेवर, मतलब हर एक लेवर का एक डिवीजन होता है और वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट यूनिट फॉर्म में निकलते हैं, वैसे ही सेल में निकलते हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन ऑफ लेवर होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ मेरे नेस्ले कंपनी का, ठीक है। नेस्ले कंपनी में देखो तो वो कैडबरी जो, मतलब जो डेयरी मिल्क फॉर्म हो रहा है वो चॉकलेट, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट में जो, अभी डेयरी मिल्क चॉकलेट एक इंग्रेडिएंट है, फिर दूसरा हो सकता है कि फूड सप्लीमेंट फॉर्म हो रहा है दूसरे तरीका, तीसरे तरीके का हो सकता है फूड सप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वैसे ही सेल में बहुत तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। उनको प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए एक डिपार्टमेंट का काम होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम होता है पैकेजिंग करना। कोई पैकेज कर रहा है, ठीक है, हर मतलब इसमें हर एक लेवल, इसमें एक लेवल का पैकेज लगा रहा है, इसमें दूसरे तरीके का पैकेज, इसमें तीसरे तरीके का पैकेज, तो उनका अलग काम होता है। फिर कोई डिपार्टमेंट देख रहा है फाइनेंसिंग का, ठीक है। वैसे भी सेल में भी बहुत तरीके के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि इधर पे देखो एक सेल है, इसमें इसमें देखो ये एक डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ये तीसरा डिपार्टमेंट है, ये चौथा है, ऐसे ऐसे करते। देखो इसमें भी बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री। तो वैसे ही सेल में डिवीजन ऑफ लेवर होते हैं। डिवीजन ऑफ लेवर हमने और एक जहाँ पर पढ़ा था, वो है स्पॉन्जेस का डिवीजन ऑफ लेवर, ठीक है। दो स्पॉन्जेस में टिश्यूज नहीं होते, उनमें सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल का डिवाइड हो जाता है। लेकिन इधर पे डिवीजन ऑफ लेवर होते तो है, लेकिन एक ही सेल में बहुत तरीके के डिवीजन लेवर होते हैं, राइट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस में ये स्पॉन्जेस मेड अप बहुत तरीके के सेल, तभी ये सेल अपने आप में एक ग्रुप कर लेते हैं, मतलब ये कुछ ग्रुप एक फंक्शन करेंगे, ये कुछ ग्रुप एक फंक्शन करेंगे, इसलिए इसका डिवीजन ऑफ लेवर अच्छे से डिफाइन होता है। लेकिन सेल में डिवीजन ऑफ लेवर तो होते हैं, लेकिन एक ही सेल में बहुत तरह के डिवीजन होते हैं। जैसे कि इधर हो गया, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, ठीक है, गोल्गी एपरेटस हो गया, इसका अलग काम होता है। इधर पे ले लो न्यूक्लियस है, इधर पे ले लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। फिर इधर पे ले लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो इनका अलग से नाम हम देते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, तो इस सेल में भी बहुत सारे ऑर्गन्स है। ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट्स, तो इसमें भी ऑर्गन्स है, लेकिन वो सेल के ऑर्गन्स है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं ऑर्गेनालिज, राइट। तो यही है सेल का ओवरव्यू। अभी देखो नेक्स्ट पेज में, अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं। फिर आते हैं तुम्हारा सेल का शेप एंड साइज। ऑब्वियसली इफ एक ऑर्गेनिज्म अगर है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन में पहले तो सेल होता है, सेल से बहुत पहले की बहुत सेल होते हैं, ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ सेल। अभी यही सिमिलर काइंड, अभी सेल देखो, ये जो है ये सेल ऐसे भी हो सकता है, ये सेल बॉडी में ऐसे भी हो सकता है, मतलब बहुत तरीके के सेल होते हैं। अभी ये जो सेल है, दिस सिमिलर काइंड ऑफ सेल व्हेन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, राइट। जैसे कि ये भी एक तरीके के सेल होंगे जो ग्रुप करेंगे और एक टिश्यू बनाएंगे। वैसे भी ये स्टार कलर के जो सेल होंगे ये ग्रुप बनाएंगे और एक तरीके की टिश्यू बनाएंगे। अभी ये जो है ये हो सकता है बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, राइट, ये एक ऑर्गन बनाएंगे। तो अभी ऑर्गन जैसे कि ये एक स्टोमक है, ठीक है, फिर ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, फिर एक होता है तुम्हारा पेनक्रियास, तो ये एक पेनक्रियास हो गया, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा लीवर, ये लीवर हो गया। अभी हम जानते हैं बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, राइट, ऑर्गन सिस्टम। नाउ ईच ऑर्गन इज डिफरेंट एंड इट्स फंक्शंस आर आल्सो व्हाट डिफरेंट, राइट। अगर
एक और ये जो ऑर्गन है, दिस ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल या फिर वन काइंड ऑफ टिश्यू। तो अगर फंक्शंस अगर अलग होंगे, अगर फंक्शंस डिफरेंट है तो फंक्शन, तो उस फंक्शन को जो परफॉर्म कर रहे हैं जो सेल, उसका भी तो साइज और शेप अलग अलग होगा। तो वही चीज़ है। तो कोई भी सेल एक यूनिफॉर्म साइज और शेप के नहीं होते हैं, डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि देखो ये है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में देखो आरबीसी, देखो ये है आरबीसी, आरबीसी वगैरह जा रहे हैं ना। आरबीसी का आरबीसी दिखने में कैसे होते हैं, आरबीसी दिखने में होते हैं बाई कॉनकेव। ओके, व्हाट इज इट्स फंक्शन, कमेंट मी आउट नाउ। ये होते हैं, फिर देखो फिर ब्लड वेसल्स में होते हैं डब्ल्यूबीसी। ओके, सो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी लुक्स डिफरेंट, ठीक है, डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल। फिर आते हैं देखो ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल, देखो ये कॉलम शिफ्ट में कॉलमनर एपिथेलियम सेल। नाउ दिस कॉलमनर एपिथेलियम सेल के ऊपर अगर जैसे कि सीलिया है तो ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल हो गया, तो इसका भी फंक्शन अलग होगा। वैसे वो देखो ये जो ह्यूमन बॉडी में जो नर्व होते हैं, ओके, नाउ सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन हो गया, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें होते हैं नर्व, तो ये भी दिखने में अलग होते हैं, एंड इट इज लॉन्गेस्ट इन द बॉडी, दिस इज लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, ठीक है। वैसे ही प्लांट सेल में देखो ट्रैकिड्स, ठीक है, वेसल्स, दिस लुक्स वेसल एलिमेंट्स, ऐसे। वैसे ही देखो एक प्लांट के अंदर, प्लांट के लीफ के अंदर बहुत तरीके के सेल होते हैं, जैसे कि ये देखो ये होता है मेसोफिल सेल, तो मेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शन भी अलग होता है। ये जाइलम सेल, जाइलम वेसल अलग होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही गट सेल, गट सेल का काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर व्हाट, फॉर टेकिंग इन एंड आउट ऑफ गैसेस, राइट। तो वैसे ही देखने में सेल अलग अलग होते हैं। ना प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, ना प्रोकैरियोटिक सेल तो हम पहले से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। मतलब अगर, क्योंकि ये प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये अर्थ फॉर्म हुआ था तब से ही ये रह रहे हैं, मतलब वो अर्कीय होते हैं, मतलब अर्किया, बहुत पुराने अर्कीय होते हैं। फिर बैक्टीरिया में भी दो तरीके के होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट, एक होते हैं यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो मेम्ब्रेन जब नहीं होगा मतलब इसमें जो डीएनए या फिर कोई भी चीज़ है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स्ड है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के साथ एकदम कंटिन्यूटी में है, मतलब कोई बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है, राइट। तो इसलिए जैसे कि बाउंड्री वगैरह नहीं है तो मतलब वो लोग इतने एफिशिएंट नहीं है, दीज आर नॉट की एफिशिएंट लाइक यूकैरियोट। ओके, तो अभी प्रोकैरियोट्स को डिटेल देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अगर देखेंगे तो बैक्टीरिया में देखने में कुछ ऐसा दिखाई दे। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया लुक्स लाइक, बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। ओके, अभी फ्लैजेला को अगर जूम करेंगे तो फ्लैजेला में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई, फ्लैजेला को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होते हुए भी बैक्टीरिया मूविंग, राइट, बैक्टीरिया मूविंग एंड लिविंग, दे आर लिविंग, मूव कर रहे हैं। तो अगर वो मूव कर रहे हैं मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हमको ये डिटेल में जानना पड़ेगा कि मतलब फ्लैजेला में ऐसा आखिर क्या होता है। तो फ्लैजेला देखने में कुछ ऐसे होते हैं 3D शेप में। ओके, बुक के इस पोर्शन में अगर देखो तो ये इस वाले पोर्शन से ज़्यादातर बहुत फेवरेट होता है बोर्ड वालों का, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इधर पे 2-3 नाम है, एक है तुम्हारा प्लाज्मिड, ठीक है, फिर होता है तुम्हारा मीसोजोम्स, राइट, मीसोजोम्स। ये दोनों क्या चीज़ें हम अच्छे से बात करते हैं। ओके, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, उनके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स है। तो इसके अंदर उनका क्रोमोसोमल मटेरियल तो ऐसे भरा रहता है, लेकिन इस क्रोमोसोमल मटेरियल को छोड़ के भी इनके अंदर और एक चीज़ पाया जाता है, वो होता है इन सर्कुलर इन शेप,
ठीक है, वो सर्कुलर इन शेप, दो उनके बॉडी में कुछ काम में आता नहीं, लेकिन 1-2% चीज़ कर लेते हैं उनके बॉडी में, लेकिन उनका फंक्शन नहीं है जो हमारे काम में भी आता है, जो कि हम चीज़ देखेंगे वो क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कैसे वो काम आते हैं। भगवान ने उनको तो दिया है लेकिन उनके काम में नहीं आता, लेकिन हमारे काम में बहुत अच्छे तरीके से आता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो इस चीज़ का नाम है तुम्हारा प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड का डेफिनेशन क्या है, अभी देख लो, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि तुम लोग एक कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो। प्लाज्मिड का डेफिनेशन ऐसे होगा कि देखो ये दिखने में कैसा है, सर्कुलर है, और ये जो उनके जो क्रोमोसोम्स है उस क्रोमोसोम को छोड़ के उनके बॉडी में ये दूसरा चीज़ है, लेकिन वो दिखने में डीएनए का ही, डीएनए में जैसे कैसे होता है ना, लेकिन वो सर्कुलर शेप में। ओके, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, देखो क्रोमोसोम को छोड़ के ना, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज इन सर्कुलर शेप, बस इतना ही है तुम्हारा प्लाज्मिड का डेफिनेशन। अभी ये मिसोजोम क्या है, तो मिसोजोम उनके बॉडी में, जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं उनके बॉडी में कभी कभार। ओके, ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं, तो इस मेम्ब्रेन से क्या होता है, सम टाइम एक एक्स्ट्रा, मतलब मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस ऐसे करके निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सम टाइम वो प्लाज्मिड को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इसको सम टाइम होल्ड करके रखते हैं सम टाइम, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जिसे हम कहते हैं मेसोजोम, राइट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, बस इतना ही तुम्हारा होगा, इतना ही होगा, राइट। अभी इसको बाय हार्ट कर लो, तो ये होता है तुम्हारा मेसोजोम। तो इसमें भी दिया है, देखो इसमें भी होगा, एनसीईआरटी में भी है मेसोजोम का, ये देखो ये जो मेसोजोम लिखा है, मेसोजोम का लिखा है। ठीक है, फिर सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ द जीनोमिक डीएनए, दिस स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, बस इतना ही है। ठीक है, फिर आते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन में क्या होता है, अच्छा हम उसको पहले, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें है, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, स्टीमुलर कैप्सूल क्या है, अच्छे से देखते हैं। तो एक जो टेस्ट होता है वो है ग्राम स्टेनिंग, अभी हम उसको अच्छे से करेंगे। क्या होता है ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम का मतलब, ग्राम कहाँ से आया, ग्राम आया जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जो है क्रिस्टियन ग्राम। तो क्रिश्चियन ग्राम ने इसको इन्वेंट किया, तो इसलिए इसका नाम ग्राम से आ गया। और स्टेनिंग का मतलब होता है कलरिंग, जो हम स्टेन करते हैं, तुम्हारे लैब में भी किया होगा, ऑनियन का पील लेके स्टेन किया है बहुत सारे स्टेनिंग मटेरियल से, तो वैसे ही हम करते हैं। तो इसका शुरुआत कैसे करें हम, इसका शुरुआत ऐसे करते हैं, जैसे कि सपोज एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा बीमारी होता है, ओके, अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सबको ही हो रहा है। तो अभी एज ए ह्यूमन बीइंग अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमको बहुत सारे मेडिसिन देता है, एज एंटीबायोटिक, कुछ भी चीज़। जब एंटीबायोटिक दिया, हमने 2-3 दिन खाया, खाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है, हमारा बीमारी ठीक नहीं हुआ, देन अगेन वी गो टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास फिर से जाने से वो डॉक्टर हमको क्या करेंगे, एक टेस्ट देगा, उसका नाम है ग्राम टेस्ट। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया तो दो, वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अरे यूनिसेलुलर भी होते हैं, और यूनिसेलुलर तो होती ही है, और लेकिन बैक्टीरिया वैसे तो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। लेकिन इधर पे अकॉर्डिंग टू द डिजीज कॉजिंग पैथोजन, तो बैक्टीरिया को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। अभी ये क्या है, तो जब हम बैक्टीरिया को देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखेंगे हम, तो दो तरीके के स्टेन करने के बाद दो तरीके के मतलब बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम करते हैं,
तो जब हमारे स्पूटम लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे, तो अभी हम हमारे एग्जांपल के लिए जो हम नॉर्मली लैब में करते हैं, कोई भी एक दही ले लो, ठीक है, ऐसे करके स्लाइड के ऊपर दही ले लो। दही लेने के बाद इस दही को क्या करते हैं, इस दही लेने के बाद फिर ब्लड ले लो, कुछ भी ले लो जहाँ पे पैथोजन पाया जाएगा। इसको लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, दूसरा ऐसे स्लाइड लेके, दूसरा स्लाइड इसकी मतलब ऐसा ही एक स्लाइड लेके दूसरे ऊपर, मतलब मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके दूसरा स्लाइड लेते हैं, लेके इसके ऊपर ऐसे करके हल्का टच करके इसको पूरा आगे और पीछे हम करते हैं, मतलब आगे और पीछे ऐसे करके करते हैं। फिर करने से ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एक स्मीयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक, एक स्मीयर फॉर्म हो जाएगा ऐसे करके। तो ये स्मीयर फॉर्म हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं फिक्सेशन। अभी हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फिक्सेशन। तो हमने फिक्सेशन कर लिया, फिर कुछ देर सुखाते हैं, सुखाने के बाद ये पूरा फिक्सेशन हो गया। फिक्सेशन होने के बाद हम लगाते हैं, इसके ऊपर डालते हैं क्रिस्टल वायलेट, इसके ऊपर हम डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। अभी क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद देखो इसमें ये दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, और फिर वायलेट, मतलब एक अप्रोप्रिएटली वायलेट, तो ये वायलेट कलर का हो जाता है। तो वायलेट होने के बाद ये पूरा जैसे कि क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा वायलेट कलर का, ठीक है, ये वायलेट पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे मतलब ये जो भी चीज़ इधर पे दिखाई देगा, मतलब जब ऊपर से देख रहे तो पूरा ऐसे करके क्या है, ये पूरा वायलेट हो गया, राइट। तो बैक्टीरिया भी, जो भी बैक्टीरिया इधर पे पाए जाएंगे, वो बैक्टीरिया भी कैसे हो जाएंगे, वो वायलेट हो जाएंगे, राइट। तो वैसे तो हमें अभी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा वो वायलेट हो गया, लेकिन वो वायलेट हो जाएंगे। फिर वायलेट होने के बाद हम कुछ देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम अप्लाई करते हैं इसमें आयोडीन। ये आयोडीन करते हैं, आयोडीन अप्लाई करते हैं ताकि वो क्रिस्टल वायलेट अच्छे से इनमें लग जाए, ठीक है, अच्छे से पूरा एकदम लग जाए। फिर आयोडीन अप्लाई करने के बाद कुछ 2 मिनट 3 मिनट वेट करेंगे, फिर हम अप्लाई करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्यों अप्लाई करते हैं, अल्कोहल अप्लाई करते हैं ताकि वो आयोडीन अच्छे से वॉश आउट हो जाए, मतलब जो भी एक्स्ट्रा आयोडीन रह गया वो एक्स्ट्रा आयोडीन वॉश आउट हो जाए। अल्कोहल एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है, तो वो वॉश आउट हो जाता है। हो जाने के बाद फिर हम अप्लाई करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेड कलरिंग एजेंट, बहुत फेमस, वो है सेफ्रानिन। सेफ्रानिन अप्लाई करने के बाद फिर 2-3 मिनट रख देते हैं। फिर जो दिखाई देते हैं हमको, वो दिखाई देते हैं 2 तरीके के, मतलब इसमें हम जब देखेंगे, जैसे कि मैं इधर पे एक स्लाइड ले रहा हूँ, इस स्लाइड में 2 तरीके के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। एक होता है वो रेड कलर के होते हैं ऐसे करके, और दूसरे तरीके दिखाई देंगे वायलेट। चलो ये तो हम मान लिया कि मतलब लास्ट में तो हमने क्या कौन सा कलर का अप्लाई किया था, सेफ्रानिन का किया था, राइट। तो सेफ्रानिन करने के बाद तो सभी जो बैक्टीरिया इधर पे होंगे स्लाइड पे वो तो रेड ही होने चाहिए थे ना, ये पूरे सब तो रेड होने चाहिए थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ब्लू क्यों दिखाई दे रहे, तो ये है क्वेश्चन। तो इससे ही जो आते हैं, तो देखो मैं ग्राम स्टेरिंग का एकदम दिखाई दे रहा हूँ, तो देखो इधर पे जैसे कि ये एक स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, फिर इसके अंदर थोड़ा 2-3 स्टेप दिखाया है, मतलब इधर पे एक कवर स्लिप लगा देते हैं। लगाने के बाद जैसे कि फिर हमने क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किया, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करने के बाद फिर हमने वाटर दिया, वाटर दे के थोड़ा एक्स्ट्रा जो रह गया इधर पे एक्स्ट्रा उस चीज़ को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर हम लगाते हैं ग्राम आयोडीन, आयोडीन दे दिया हमने। आयोडीन देने के बाद फिर हमने अल्कोहल से उसको वॉश कर लिया, फिर वाटर, फिर हमने दिया सेफ्रानिन। सेफ्रानिन देने के बाद जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो मैंने जो दिखाया वैसे। अभी क्यों होता है ये होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया में जो उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, उनके सेल मेम्ब्रेन एक होता है बहुत ही ज़्यादा थिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक है, एकदम बहुत ज़्यादा थिक है। और जो दूसरा बैक्टीरिया है वो होता है इस बैक्टीरिया में जो उनका मेम्ब्रेन है वो बहुत होता है थिन। अभी इसका फिलॉसफी क्या है, अभी थिक और थिन का फिलॉसफी क्या है, जैसे कि देखो अब बैक्टीरिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है, मतलब उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बना है, वो बना है पेप्टिडोग्लाइकैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है। अभी इनके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकैन है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, इसमें होता है बहुत ही थिन। तो जब हमने पहला कौन सा रिएजेंट यूज़ किए थे, हम किए थे क्रिस्टल वायलेट यूज़ किए थे, राइट। क्रिस्टल वायलेट जब हमने अप्लाई किया था तो पेप्टिडोग्लाइकैन ज़्यादा थिक होने के कारण ये पेप्टिडोग्लाइकैन को ज़्यादा टाइम मिल गया एकदम अंदर तक जाने के लिए। तो ये अंदर तक चला गया, क्रिस्टल वायलेट बहुत अंदर तक चला गया, राइट। तो
इसमें भी गया था क्रिस्टल वायलेट अंदर तक। लेकिन जब हमने आयोडीन अप्लाई किया, फिर हमने अल्कोहल से वॉश किया, वॉश करने के बाद क्या हुआ, ये तो थिन होने के कारण इसमें से क्या होगा, ये वॉश आउट हो गया, राइट। इसमें क्या हो गया, ये वॉश आउट हो गया। लेकिन इनमें ज़्यादा थिक होने के कारण ये वॉश आउट नहीं हो पाए, तो इसलिए इनमें सेफ्रानिन का डाई जो है वो रिटेन कर गया, लेकिन इनमें जो है वो रिटेन नहीं हो पाया। इनमें रिटेन हो गया। तो इसलिए हम उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और इसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। और इसीलिए अब डॉक्टर क्या करेंगे, अब इसीलिए डॉक्टर तुमको उसी तरीके का एंटीबायोटिक देगा, क्योंकि उनको पता चल गया ग्राम टेस्ट के द्वारा तुम्हारे बॉडी में कैसा है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब वो ज़्यादा थिक है, और नेगेटिव है तो मतलब उसका सेल लेयर बहुत ही थीन है। तो एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक जब देंगे तो बैक्टीरिया के अंदर तो जाना पड़ेगा ना एंटीबायोटिक को, मतलब जो मेडिसिन दे रहा है वो मेडिसिन तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो वह बैक्टीरिया मरेगा। तो अगर हमको मालूम ही नहीं मतलब वो कैसा है, ठीक है या थीन है, तो कैसे होगा। तो इसलिए ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। तो यही सब दिया हुआ है। और फिर इसी के लिए जो बैक्टीरिया का सेल है, अभी उससे हमको अभी देखो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है। एक होता है थीन, एक दूसरे का होता है थिक। फिर इसके ऊपर कभी कभार दिखाई देता है कुछ और भी बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं किसी किसी बैक्टीरिया में, इसकी वैसे करके पाए जाते हैं, तो जिससे कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिएक्स, ठीक है, उसे कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिएक्स। और कभी कभार इस ग्लाइकोकैलिएक्स अलोंग विद दिस पेप्टिडोग्लाइकन हम इसको कहते हैं स्लिम लेयर या फिर कैप्सूल, कुछ भी कहते हो, स्लिम लेयर भी कहते हैं या फिर तुम कह सकते हो कैप्सूल भी कह सकते हैं। बस यही चीज़ है तुम्हारे इस पेज के अंदर, ठीक है, यही चीज़ है, स्लिम लेयर, ठीक है, कैप्सूल, ठीक है, फिर सेल वॉल को तो हमको पढ़ लिया, सेल वॉल, ओके, बस यही चीज़ है। मिसोसोम तो हमने देख लिया, ठीक है। फिर कुछ उनमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो मिसोसोम तो होती है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम मिसोसोम कहते हैं, जो एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखाया है। और ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैसे होते हैं, वेसिकल के फॉर्म में होता है, ट्यूबुल के फॉर्म में होता है, लेमेले के फॉर्म में होता है। ओके, सो यही है तुम्हारा ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक, बस इधर से इतना ही है। फिर इस पेज में आओ, इस पेज में हम देखें तो इस पेज में अभी अच्छा, हमने तो फ्लैजेला देख लिया था, फ्लैजेला का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था। अभी इनमें देखो, एक है पीली, फिमरी और फ्लैजेला। इनमें क्या क्या चीज़ होता है, फ्लैजेला का हमें देख लिया, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फ्लैजेला का जो होता है, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर में उनका जो है ये बेसमेंट है, ये है बेसमेंट, ये बेसल बॉडी है। फिर होता है हुक, जिस चीज़ से ये कनेक्ट है इसे कहते हैं हम हुक, ये है बेसल बॉडी, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। तो ये फ्लैजेला का हमने देख लिया था, राइट, पूरा स्ट्रक्चर। पीली और फिमरी क्या है, पीली और फिमरी देखो इनमें जो है जस्ट उनमें स्ट्रक्चरल उतना तो अंतर नहीं होता है, मतलब एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन फंक्शनली वो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे कि देखो ये फिमरी है, फिमरी दिखने में ऐसे है। फ्लैजेला वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं क्योंकि मूवमेंट में काम आते हैं। और पीली वो दिखने में अलग होते हैं, मतलब उनका फंक्शनल होता है। तो पीली और फिमरी में क्या अलग है, देखो ये जो पीली है, दिस पीली एक्ट एज ए सेक्स पीली समटाइम। इसका मतलब क्या है, सेक्स पीली, मतलब जैसे कि ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, अभी इसमें जो पीली है, इस क्रोमोसोम को कभी कभार बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम को एक्सटेंड करके इसके अंदर ले जाता है इस पीली को। अभी ये पीली इस बैक्टीरिया से छूट के दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, ठीक है, ऐसे करके ये सपोज चला गया। अभी जब चला गया वो क्या लेके जा रहा है, उस डीएनए का स्ट्रक्चर को लेके जा रहा है इसका। तो जब लेके जाता है तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी उसका भी ये है। तो ये वाला पोर्शन इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो ऐसे करके वो लोग अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बैक्टीरिया में भी म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। वो लोग भी कैसे करते हैं, वो लोग भी उनका भी म्यूटेशन होता है, ये लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है। मतलब बैक्टीरिया तो वैसे हमको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही है बहुत सारे तरीके से, लेकिन उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जैसे कि सोचो जब अर्थ हुआ था उस अर्थ में अगर बैक्टीरिया अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते रहता तो वो तो एकदम प्रिमिटिव ही रह जाता, तो उतना बीमारी भी नहीं होता। लेकिन जब दौर बदल रहा है, दिन बदल रहा है, तो वैसे भी हम मतलब जो बीमारी वो अपडेट होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। कैसे अपडेट करेंगे? म्यूटेशन हो रहा है उनमें जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कैसे करते हैं? इसके वजह इस तो उनमें भी एक एविडेंस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उनमें होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है अभी होता है। देखो अभी देखो फिर राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम बाद में भी आएगा, तो मैं इसको पहले से बता दे रहा हूँ। तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है? राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है 70S, और जो यूकैरियोट्स में होता है वो होता है 80S। 70S और 80S। अभी S का इसमें क्या है? S का मतलब होता है ज़्वेडबर्ग्स यूनिट, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ज़्वेडबर्ग्स यूनिट, ये क्या है? अभी देखो मतलब 70S और राइबोसोम में दो स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर। ये होता है लार्जर सब यूनिट, ये होता है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ, इस ज़्वेडबर्ग्स यूनिट क्या है। 70S और 80S यूकैरियोट में 80S, प्रोकैरियोट में 70S। मतलब क्या होता है? फिर देखो 70S को जब तोड़ा गया इसमें 50S और 30S, तो स्टूडेंट कभी समझ नहीं पाते, मतलब 50S और 30 को तो जोड़ने से 80 होना चाहिए, इसमें 70 कैसे हो रहा है? तो वो जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं। ज़्वेडबर्ग्स ने क्या किया था? ज़्वेडबर्ग्स ने एक टेस्ट ट्यूब लिया था उनका खुद का बनाया हुआ, इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए थे 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके 70 और 80, जैसे 70, 80 गया। फिर एक में लिया प्रोकैरियोट को, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को, दूसरे में लिया यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को लिया। लेने के बाद उनको क्या किया? एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, ठीक है, जो पैथोलॉजी लैब में पाए जाते हैं, ऐसे करके। तो इनको इधर पे रख दिया, इसको एक साइड पे रख दिया और इसको एक साइड पे रख दिया। फिर इसको बहुत ही एक स्विच होता है, स्विच को दे दिया, फिर ये घूमने लगा। कितने में? जैसे कि 3000 रोटेशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में 3000 बार रोटेशन कर रहा है, मतलब उतना स्पीड में घूमते हैं। बहुत से होते हैं, 6000 भी होता है, 1000 भी होता है, मतलब 1,00,000 भी होता है, ऐसे करके वो स्पीड से घूमते हैं। जब घूमा तो देखा कि प्रोकैरियोट के राइबोसोम जो होते हैं वो सेडिमेंट कर रहे हैं 70 तक, ओके। और जो यूकैरियोट के कर रहे हैं वो कर रहे हैं 80 तक। तो इसलिए ये हो गया 80S और ये हो गया 70S। वैसे ही 70S में जो 50S और लार्जर सब यूनिट के लिए भी ऐसे ऐसे करके दो लिया, फिर उनमें किया, तो देखा कि इसका आता है 50S में, यूकैरियोट में इसका आता है 60S में, इसका आता है 30S में, इसका आता है 40S में। तो इसलिए ये अलग अलग होता है। याद रखना 70S होता है प्रोकैरियोट का, और उनका एक होता है 50S, एक होता है 30S, ठीक है। और यूकैरियोट में होता है 60S और 40S। बस इतना ही। कैसे? अगर याद नहीं रहता है तो जैसे कि 50 और 30 को जोड़ने से आता है 80, इधर पे 10 कम है तो मतलब उनका होता है 70S। और इसमें होता है 60 और 40 जोड़ने से आएगा 80, 100, लेकिन वो 100 तो नहीं होता है। तो इसमें होता है 20 कम, इधर पे होता है 10 कम, इधर पे होता है 20 कम, और इधर पे इसलिए आ गया वो 80। तो इसलिए ऐसे करके याद रख सकते हो, ओके। और अभी देखो राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो जब राइबोसोम से ऐसे करके आरएनए, एमआरएनए निकल जाते हैं, एमआरएनए जब जाते हैं तो एमआरएनए से ऐसे ऐसे करके देखो इधर पे एक अमीनो एसिड दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं। मतलब वो सेल में किसी दिखाई देते हैं। ये देखो ये चीज़ की सेल है और इधर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकलते ऐसे करके एमआरएनए निकलते हैं। एमआरएनए निकलने के बाद इधर पे राइबोसोम्स आके ऐसे असेंबल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। तो जब इनको जब दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, वो बहुत सारे राइबोसोम जब असेंबल्ड होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, या फिर उसको एक स्ट्रक्चर में कहते हैं पॉलीजोम्स। तो बस इतना ही है पॉलीजोम। तो व्हाट इज पॉलीजोम एग्जाम में आएगा ही, लिख लो।
व्हाट इज पॉलीजोम, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पॉलीराइबोसोम में भी पॉलीजोम्स। फिर देखते हैं और क्या है, तो राइबोसोम का चला ये हो गया। फिर यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो ये है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस। तो अभी देखो इस पेज में अगर आएंगे, इस पेज में है तुम्हारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मतलब सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एटम के स्ट्रक्चर को लेकर बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत साइंटिस्ट आए, बहुत मॉडल्स दिए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अभी भी पढ़ रहे हो बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इन्वेंशन पढ़ रहे हो, हाइजेनबर्ग ये वो। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का भी ऐसे वैसे चला था। तो मैं पिछला वाला कुछ ना पढ़ के एकदम डायरेक्ट से मतलब दिखाई दे रहा हूँ। तो ये जो है इस सेल मेम्ब्रेन को मॉडल को कहते हैं मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, इस यही चीज डिस्क्राइब करेगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन देखने में एक्चुअली कैसे होते हैं। तो किसने किया था इसको, किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन। कब किया था, 1972, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ, 1972 तब किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ही है 1950 में। मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान, मतलब जो बांग्लादेश का जो डिवीज़न हुआ था 1971, तब उसके एक साल बाद ही ये डिस्कवरी हुआ था, डिस्कवरी हुआ था इसका, ये इस मॉडल कर दिया गया था। चलो इसको अभी देखें तो क्या है, तो जो जैसे कि देखो अगर 3D में देखें मतलब सेल मेम्ब्रेन को, तो ये वाला देख लो ये वीडियो, इस सेल के ऊपर से अगर जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन देखने में होता है एकदम 2 लेयर्ड, ओके, ये होता है 2 लेयर। तो ये से देखो, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ओके, ये 2 लेयर के होते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं। फिर से देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो देखने में ऊपर से एकदम होते हैं 2 लेयर्ड। ये देखो ये 2 लेयर्ड है। अभी इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। 2 लेयर्ड तो होते ही हैं, जैसे कि देखो ये 2 लेयर्ड है, तो 2 लेयर्ड होते हैं। और भाई देखो ये जो है, ये जो 2 लेयर्ड है, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जो यूनिट, मतलब बॉल दिखाई दिया ना ऊपर से, बॉल ऐसे ऐसे करके, ये जो होते हैं, ये इसमें इसको, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉस्फेट, ओके। ये जो होते हैं, जो बॉल स्ट्रक्चर को दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं फॉस्फेट नेचर का। और फॉस्फेट होता है, इस फॉस्फेट के अंदर ऐसे करके टेल जैसे होता है, ये टेल, ये टेल, ये टेल, ये टेल, ये टेल, ऐसे ऐसे करके इनको कहते हैं, ये होते हैं तुम्हारा लिपिड, ओके, ये होता है तुम्हारा लिपिड। तभी फॉस्फेट और लिपिड का जो यूनिट है, फॉस्फेट और लिपिड का जो यूनिट है वो एक साइड से है और दूसरे साइड से भी, इधर इस साइड से है। तो ये फॉस्फेट और लिपिड, मतलब फॉस्फेट एक है, फिर आता है लिपिड, देखो फॉस्फेट आ रहा है पहले, फिर आ रहा है लिपिड, मतलब लिपिड करना चाहिए, जो लिपिड है फिर से ये लिपिड आ रहा है, ये वाला पोर्शन पे लिपिड है, फिर आ रहा है फॉस्फेट, मतलब पीएलपी मॉडल भी इसको कहते हैं। लेकिन पीएलपी मॉडल ये एक लेयर, ये 2 लेयर, तो इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एनसीईआरटी में और एक चीज़ दिया है, अभी देखो इसमें, देखो इस स्ट्रक्चर में देखो, इसे करके ये प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं तुम्हारा प्रोटीन्स, ओके, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं तुम्हारा प्रोटीन्स। तो इस प्रोटीन्स को सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्क्राइब किया कि मतलब जैसे कि एक आइलैंड में है, मतलब आइलैंड मतलब होते हैं ना जो पोल में, साउदर्न पोल में, जो ऐसे करके साउदर्न पोल में सपोज ऐसे करके पूरा ये स्ट्रक्चर है, और इसमें कुछ आइसबर्ग जैसे करके फ्लोटिंग करते रहते हैं, फ्लोटिंग करके रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने ऐसे कहा है कि मतलब इस प्रोटीन को इनके साथ ऐसे रिजेंबल किया कि दिस आइसबर्ग्स, मतलब दीज आर लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो ऐसे करके, तो लेकिन ये भी वाटर नहीं है इधर पे, ये इस वाटर को रिसेंबल किया गया लिपिड के साथ। तो इसको कहा गया कि दिस प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग ऑन द लिपिड लेयर, ठीक है, आइसबर्ग्स एज लाइक आइसबर्ग। तो यही चीज़ दिया हुआ है। फिर देखो इधर पे, ये जो देखो, ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है ये हो सकता है इंटीग्रल, देखो अंदर धंसा हुआ है ना इधर पे, ये एक है अंदर धंसा हुआ, ये दिखाई दे रहा है बाहर में, ठीक है। तो एक तो हो सकता है वो प्रोटीन जो होते हैं, आइदर दिस प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल
ओके, दिस कैन बी आइदर इंटीग्रल और इट कैन बी पेरीफेरी, मतलब बाहर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो ये बाहर भी दिखाई दे रहा है पेरीफेरी, और इधर पे ये इंटीग्रल दिखाई दे रहा है। तो ये है प्रोटीन का नेचर। और एक चीज और इधर पे रेशियो भी दिया है, प्रोटीन और फॉस्फेट और लिपिड का रेशियो दिया है, मैं दिखाऊंगा। ये प्रोटीन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन एक्चुअली कर रहे हैं जो भी चीज, मतलब देखो सेल के अंदर जो भी चीज फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट नेस्ले वाला, मतलब कैडबेरी, ये सब जो फॉर्म हुआ, मतलब कुछ हार्मोन्स फॉर्म हो रहे हैं, कुछ एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं, कुछ गैसेस फॉर्म हो रहे हैं। तो हर एक चीज, मतलब जैसे कि लिपिड जो है, फॉस्फेट और लिपिड जो है, ये फॉस्फेट होता है हाइड्रोफोबिक, ओके, ये होता है हाइड्रोफोबिक, सॉरी ये होता है हाइड्रोफिलिक, एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। सो लिपिड इसलिए वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो इसलिए ये जो है, लेकिन इधर पे जो चीज है वो तो होते हैं तुम्हारे हाइड्रोफिलिक, तो लेकिन इधर पे तो ये लिपिड है, तो लिपिड तो इसको अंदर से नहीं जाने देंगे ना, इधर से कैसे जाएंगे, ये नहीं जा पाएंगे, तो इधर से नहीं जा पाते। कुछ भी चीज जो फॉर्म हो रहा है, बहुत सी चीज चले जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज नहीं जाते, क्योंकि सब तो और वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, सब तो और लिपिड सोल्यूबल नहीं होगा। तो इसलिए मतलब ये प्रोटीन गेटेड होते हैं, मतलब कोई भी चीज इधर से, इस जो भी चीज डायरेक्टली लिपिड से नहीं जा पा रहे हैं, वो प्रोटीन से चले जाते हैं। these proteins are nothing but what they are gateway of specific चीज। अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो दूसरे गेट से जाएंगे, अगर वो सोडियम है वो दूसरे गेट से जाएंगे, अगर वो पोटेशियम है वो उसके लिए अलग गेट होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया है, वो सोडियम पोटेशियम चैनल। तो देखो ये सोडियम चैनल, ये है सोडियम चैनल, सोडियम इधर से देखो गेट ओपन हुआ, ये सोडियम इधर से चला गया। फिर देखो फिर क्या होता है, पोटेशियम इधर से गेट चैनल हुआ, पोटेशियम इधर से चला गया। तो ये है चीज, ठीक है। तो अभी हम इसको दिखाई देते हैं अच्छे से, इधर पे पूरा एनसीईआरटी में जो चीज दिया है एकदम क्रिस्प तरीके से मैं तुम लोगों को समझा दिया है। देखो इधर पे जो रेशियो दिया है, रेशियो हाँ, 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% आर लिपिड। तो 50 और 40 मिला के तो 100 तो नहीं हुआ, तो मतलब इस सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड, फॉस्फेट और प्रोटीन को छोड़ के भी बहुत और भी चीज पाए जाते हैं। वो क्या क्या है देखो, इधर पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे दिखा है, शुगर भी होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो मतलब बाकी 8% 8 to 9%, फिर 10% शुगर, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। तो ये है तुम्हारा क्रिस्प वे में पूरा सेल मेम्ब्रेन का सिंगर निकल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अभी इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को समझाया गया। तो इससे पहले मैं कुछ बोल दूं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोट्स में, स्पेशली हम यूकैरियोटिक सेल को बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है सिलेक्टिवली पार्मिएबल। मतलब सिलेक्टिवली पार्मिएबल मतलब दे डोंट अलाउ एवरीथिंग टू गो इन एंड एवरीथिंग टू गो आउट, राइट। तो इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिवली पार्मिएबल। पार्मिएबिलिटी हो सकती है, नॉन पार्मिएबल भी हो सकता है, बहुत सी चीज नॉन पार्मिएबल है जो अंदर जाते ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, ह्यूमन ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ह्यूमन ब्लड ब्रेन बैरियर में अगर देखें तो अगर हर चीज जाने लगा तो ब्रेन एकदम पैरालाइज हो जाएगा। मतलब हम बहुत सी चीज खा रहे हैं, बहुत बैक्टीरिया जा रहे हैं, अभी भी सांस ले रहा तो बहुत सारी चीज बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो अगर वो हर बैक्टीरिया अगर ब्रेन में चला जाए तो कैसे होगा। तो लेकिन इसलिए ही तो उनमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर है तो वो होते हैं नॉन परमिएबल नेचर का, राइट। तो हर चीज नहीं जा पाता है। तो वैसे ही लेकिन बॉडी में जो 90% जो सेल मेम्ब्रेन है वो होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, हर एक चीज को सिलेक्ट करते हैं वो। तो लेकिन अभी इसमें क्या होता है, मैं जैसे कि बोला कि सब चीज तो लिपिड के थ्रू इजीली नहीं जा सकते, तो इसलिए इसके अंदर होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स के थ्रू बहुत सारे चीज जाते हैं या फिर इधर से आते हैं, ओके। तो कभी कभार क्या होता है, मतलब एक होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब हम ट्रांसपोर्ट में बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, दिस ट्रांसपोर्ट इज आइदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत सारे चीज होते हैं, उनमें ये वाले प्रोटीन चैनल जरूरत नहीं होता है, वो आए और गए। जैसे कि हाइड्रोजन को ही ले लो, उनका कुछ इससे कुछ लेना देना नहीं। फिर HCO3 ले लो,
ठीक है, उनमें कोई गेट वगैरह नहीं होते, वो आते सिंपल चले जाते हैं, ये भी सिंपल आते हैं फिर भी निकल जाते हैं। तो ये होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कुछ एटीपी मतलब उसमें कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर पे कुछ करेंसी खर्च नहीं हो रहा है, मतलब एटीपी खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में अच्छा, और पैसिव और एक्टिव में और एक चीज़ है, जैसे कि सेल हो गया, तुमको तो ऑस्मोसिस मालूम ही होगा, ऑस्मोसिस क्या है, मतलब जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो चीज़ आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन में इजीली आ जाएंगे, उसमें कुछ भी एटीपी का ज़रूरत नहीं होता है, उसे कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कभी कभार हमारे बॉडी में क्या होता है, एटीपी का ज़रूरत होता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है लेकिन सेल में कम होता है, तो लेकिन उस ऑक्सीजन को तो सेल के अंदर लेना पड़ेगा। तो लेकिन इधर पे क्या है, इधर पे क्या है, इधर पे ऑक्सीजन लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन होते हुए भी इसको लेकिन सेल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो जब लेके जाएंगे उसको कैसे लेके जाएंगे, बाय यूजिंग एटीपी, उसको फोर्स करके हम अंदर ले जाते हैं, फोर्स करके। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन कुछ हो रहा है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है एंड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन काम हो रहा है, उसे कहेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो विच इज द फिनोमेना दैट इज हैपनिंग in the favor of concentration, that is high concentration to low concentration and there is no use of ATP, उसे कहेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक में होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कभी कभार वो लोग अपने आप में, ये जो सेल है अपने आप में कुछ संधि बना लेते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, जैसे कि CO2 अगर जाएगा अंदर, मतलब सेल से बाहर आ रहा है, तो वो क्या कहेंगे, मतलब मैं एक CO2 आऊँगा लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा तो ठीक है मैं दो ऑक्सीजन जाऊँगा। तो अपने आप में वो फैसिलिटेट करने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से वो अपने आप में कैसे, मतलब ऐसा ही फिनोमेना सेल के अंदर हो गया कि एक मॉलिक्यूल जब बाहर से आ रहा है और एक मॉलिक्यूल जब वो आएगा तभी वो जाएगा, तो वो फैसिलिटेड है, ठीक है। वो फैसिलिटी उसमें अंदर आ गए, उस सेल के अंदर आ गए, तो उसमें भी एटीपी होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। तो इसे कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट।